Hello everyone, myself Dr. Bayuli, Assistant Professor, Department of Philosophy, RDS College, मुजफ्फरपुर। स्वागत है आप सबों का मेरे ऑनलाइन फ़िलासफ़ी क्लासेस में। आज मैं जो विषय आपके समक्ष लेके आई हूँ वो है सिंबॉलिक लॉजिक के अंतर्गत आने वाले आर्गुमेंट फॉर्म्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि आर्गुमेंट फॉर्म्स का निर्माण किस प्रकार हम वेरिएबल्स के द्वारा करते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि यदि हमें सत्यता सारणी बनाते वक्त अगर जो वेरिएबल्स हमें मिले हैं उनका मान न दिया गया हो तो उस स्थिति में किस तरह से हम सत्यता सारणी का निर्माण कर सकते हैं। मैंने सिंबॉलिक लॉजिक के और सारे टॉपिक के ऊपर चर्चाएं की हैं जिसे आप मेरे डॉक्टर पयोली ऑनलाइन फ़िलासफ़ी क्लासेस में देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे आर्गुमेंट फॉर्म्स के ऊपर। आर्गुमेंट फॉर्म युक्ति आकार। प्रत्येक युक्ति के निर्णायक तत्व प्रकथन या स्टेटमेंट्स होते हैं। जब इन स्टेटमेंट्स के लिए संकेत या सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम P, Q, R, S आदि लेटर्स या अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इन्हें स्टेटमेंट वेरिएबल्स या परिवर्ती प्रकथन कहा जाता है। इन्हें परिवर्ती प्रकथन हम क्यों कहते हैं ये जानना ज़रूरी है। इन्हें परिवर्ती या चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें हम दूसरे प्रकथनों से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानापन्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मंगल एक ग्रह है तो वह गोल है। मंगल एक ग्रह है इसलिए मंगल गोल है। अब यदि हम इन प्रकथनों के स्थान पर परिवर्ती प्रकथन रखें तो उनका निर्माण कुछ इस प्रकार से होगा। If P then Q, P therefore Q। अब यदि हम इनमें सिंबल इंसर्ट करते हैं तो जिस आर्गुमेंट फॉर्म का निर्माण हम करेंगे वो इस प्रकार से होगा जैसा कि मैंने यहाँ पे दर्शाया भी है। P implies Q, P therefore Q। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्षतः युक्ति आकार संकेतों का एक क्रम है जिनमें ऐसे परिवर्ती प्रकथन अर्थात P, Q, R, S होते हैं जिनके स्थान पर यदि हम प्रकथन स्टेटमेंट्स स्थानापन्न करें तो उसका परिणाम एक युक्ति होता है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फॉर्म को अलग अलग करके दर्शाया है। स्टेटमेंट, यदि मंगल एक ग्रह है तब वह गोल है। मंगल एक ग्रह है देयरफॉर मंगल गोल है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। और जब इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म या युक्ति आकार के रूप में रखना चाहेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे P implies Q, P therefore Q। अब बात आती है वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स की, युक्तियों की वैधता की, अर्थात वो कौन से आधार होंगे जिनके आधार पे हमारा कोई भी आर्गुमेंट वैलिड या इनवैलिड होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे आर्गुमेंट फॉर्म किन आधारों पर वैध या वैलिड होते हैं। कोई भी युक्ति तभी और केवल तभी वैध होती है जब उस युक्ति आकार के सभी आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष भी सत्य हों। फिर अवैधता या इनवैलिडिटी किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं? कोई भी युक्ति के विशेष आकार का एक भी ऐसा दृष्टांत यदि हमें मिलता है जिसमें आधार वाक्य तो सत्य होते हैं परंतु निष्कर्ष असत्य होता है, तब उस स्थिति में हमारी जो युक्ति होगी वह अवैध कहलाएगी। यदि युक्ति आकार वैध है तो युक्ति भी वैध होता है, और यदि युक्ति आकार या स्टेटमेंट फॉर्म अवैध या इनवैलिड हो तो उस स्थिति में हमारी युक्ति भी अवैध कहलाएगी। इस तरह हमने देखा कि आर्गुमेंट और आर्गुमेंट फॉर्म उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी हम किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। अब बात आती है सत्यता सारणी बनाने की। आज हम जिन सत्यता सारणी का हम निर्माण करेंगे
उसमें हम ये देखेंगे कि यदि हमारे जो वेरिएबल्स हैं या स्टेटमेंट्स फॉर्म जो हमें दिए गए हैं उनका मान न दिया गया हो, उस स्थिति में हम किस प्रकार सत्यता सारणी का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया है, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि एक युक्ति आकार में कितने परिवर्ती प्रकथन होते हैं। यदि परिवर्ती प्रकथन या वेरिएबल्स की संख्या 2 हो, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं P और Q हो, तब उस स्थिति में हम 2 पर पावर 2 देकर उसका मान निकालेंगे। 2 पर पावर 2 अर्थात 2 × 2 = 4। इस तरीके हम यहाँ 4 पंक्तियों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे पास 3 वेरिएबल्स दिए गए हों अर्थात P, Q, R हो, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है कि 2 पर पावर हम 3 डालेंगे और इस तरीके से 2 × 2 × 2 = 8 पंक्तियों का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार यदि वेरिएबल्स 4 हों अर्थात P, Q, R, S, ये इस तरह से 4 पंक्तियों की संख्या हो, तो उस स्थिति में हम 2 पर पावर 4 देकर 2 × 2 × 2 × 2 = 16 पंक्तियों का हम निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें जितने भी वेरिएबल्स दिए गए होंगे उनका मान निकालने के लिए हम 2 के ऊपर उसी प्रकार से यहाँ एक चिन्ह हमने दिया है n, मीन्स उतना पावर वहाँ हमें लगाना है और इस तरीके से हमें उतनी ही पंक्तियों का निर्माण करते जाना है। जैसे 2 वेरिएबल्स के लिए हम 2 पर पावर 2 लगाएंगे, 3 वेरिएबल्स हों तो उस कंडीशन में 2 पर पावर 3 देंगे, 4 वेरिएबल्स हों तो हम 2 पर पावर 4 देंगे। इसी तरीके से पंक्तियों की संख्या निर्धारित होती जाती है और हम अपने सत्यता सारणी का भी निर्माण करते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि उस स्थिति में हम P या Q के नीचे किस प्रकार मान हम सत्य या असत्य का मान हम रखेंगे और पंक्तियों की संख्या निर्धारित करेंगे। यहाँ मैंने दिखाया है 2 पर पावर 2 = 4 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल्स P और Q हैं, तो हमने इन दोनों वेरिएबल्स के लिए 4 पंक्तियों का हमें यहाँ निर्माण करना होगा। तो उसे हम इस प्रकार निर्धारित करेंगे P, Q, P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के नीचे हम ट्रू फॉल्स, इस प्रकार हम पंक्तियों की संख्या निर्धारित कर अपना कार्य करेंगे। अब यदि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दिखाया है, उस स्थिति में हम 2 पर पावर 3 लेंगे और 2 × 2 × 2 = 8 पंक्तियों का हम निर्धारण करेंगे और उसका मान इस तरीके से हम रखेंगे P ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। अब Q की बारी आती है तो Q के नीचे हम पहले ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स, पुनः ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, इस प्रकार हम मान निर्धारित करते चलेंगे। फिर R की बात आती है तो R के नीचे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस प्रकार से हम पंक्तियों के नीचे सत्य असत्य रखते जाएंगे और अपने सत्यता सारणी का हम निर्माण करेंगे। यहाँ मैंने एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। P implies Q and R, therefore not Q and R implies P। यहाँ परिवर्ती प्रकथन 3 है, इसलिए पंक्तियाँ 2 पर पावर 3 =
2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होंगी। अब हम, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने पिछले स्लाइड में दिखाया कि किस तरीके से हम पी क्यू आर के नीचे ट्रू और फॉल्स का मान रखेंगे, और इसी तरीके से मैंने यहाँ भी अपना मान रखा है। अब आगे बढ़ते हुए हम क्यू एंड आर के ऊपर देखेंगे कि किस तरह हम क्यू एंड आर का मान निकालेंगे। मैंने बताया है कि क्यू एंड आर का मान अपने प्रीवियस के वीडियो में बताया है, क्यू एंड आर का मान किस तरीके से हम निर्धारित करते हैं। क्यू ट्रू है, आर ट्रू है तो हमारा मान ट्रू होगा। क्यू ट्रू, आर फॉल्स तो मान फॉल्स होगा। क्यू फॉल्स, आर ट्रू तो क्यू एंड आर फॉल्स होता है। क्यू फॉल्स, आर फॉल्स तो क्यू एंड आर भी फॉल्स होता है। इसी प्रकार क्यू ट्रू, आर ट्रू तो क्यू एंड आर भी ट्रू होता है। क्यू ट्रू, आर फॉल्स तो क्यू एंड आर हमारा फॉल्स होगा। क्यू फॉल्स, आर ट्रू तो क्यू एंड आर फॉल्स। इसी प्रकार क्यू फॉल्स, आर फॉल्स तो क्यू एंड आर फॉल्स होगा। अब जस्ट हमें नॉट क्यू एंड आर का मान निकालना है, तो हम उसके लिए क्यू एंड आर देखेंगे, और जब हम इसका निगेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये जस्ट इस वाले कॉलम का अपोजिट मान हमें यहाँ मिलता जाएगा। जैसे क्यू एंड आर यदि ट्रू है तो नॉट क्यू एंड आर फॉल्स होगा, क्यू एंड आर फॉल्स है तो नॉट क्यू एंड आर ट्रू होगा, क्यू एंड आर फॉल्स है तो नॉट क्यू एंड आर ट्रू होता है, क्यू एंड आर फॉल्स तो नॉट क्यू एंड आर ट्रू, क्यू एंड आर ट्रू तो नॉट क्यू एंड आर फॉल्स होता है। क्यू एंड आर यदि फॉल्स है तो नॉट क्यू एंड आर ट्रू होगा, क्यू एंड आर फॉल्स है तो नॉट क्यू एंड आर ट्रू होगा। इसी तरह क्यू एंड आर यदि फॉल्स है तो नॉट क्यू एंड आर हमारा ट्रू होगा। अब हम अपने प्रेमिस को देखेंगे। प्रेमिस हमें P इम्प्लाइज क्यू एंड आर, इन दोनों ही कॉलम्स के आधार पे हमें प्रेमिस का निर्माण या प्रेमिस का मान निर्धारित करना है। P यदि ट्रू है, Q एंड R यदि ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q एंड R ट्रू होगा। P ट्रू है, Q एंड R फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q एंड R फॉल्स होता है। P यदि ट्रू है, Q एंड R फॉल्स है तो उस कंडीशन में हमारा इम्प्लीकेशन भी फॉल्स होगा। P यदि ट्रू है, Q एंड R फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है। P यदि फॉल्स है, Q एंड R ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q एंड R हमारा ट्रू होगा। P यदि फॉल्स है, Q एंड R यदि फॉल्स है तो उस कंडीशन में हमारा इम्प्लीकेशन ट्रू होगा। इसी प्रकार P यदि फॉल्स है, Q एंड R फॉल्स है तो उस कंडीशन में हमारा इम्प्लीकेशन ट्रू होता है। P फॉल्स है, Q एंड R फॉल्स है तो उस कंडीशन में हमारा इम्प्लीकेशन ट्रू होगा। अब हमें नॉट Q एंड R इम्प्लाइज P का मान निर्धारित करना है, तो हम नॉट Q एंड R के साथ P का मान निर्धारित करेंगे। नॉट Q एंड R फॉल्स है, P ट्रू है तो इम्प्लीकेशन ट्रू होगा। नॉट Q एंड R ट्रू है, P ट्रू है तो हमारा इम्प्लीकेशन ट्रू होगा। नॉट Q एंड R यदि ट्रू है, P ट्रू है तो हमारा मान ट्रू होगा। इसी प्रकार नॉट Q एंड R यदि ट्रू है और हमारा P ट्रू है तो हमारा निष्कर्ष भी ट्रू होगा। इसी प्रकार नॉट Q एंड R यदि फॉल्स है और P फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन ट्रू होता है। नॉट Q एंड R ट्रू है, P फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन हमारा फॉल्स होगा। नॉट Q एंड R यदि ट्रू है, इम्प्लीकेशन P यदि फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन उस कंडीशन में फॉल्स होगा।
नॉट Q एंड R ट्रू है, P फॉल्स है, तो हमारा इम्प्लीकेशन उस कंडीशन में फॉल्स होगा। अब हम इन दोनों ही प्रेमिस और कंक्लूजन के आधार पर इस आर्गुमेंट फॉर्म के सत्यता और असत्यता का मान निर्धारित करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, कंक्लूजन के 6th, 7th और 8th रोज, इन तीनों में ही हमारा कंक्लूजन फॉल्स है, जबकि हमारे ये तीनों ही आधार वाक्य सत्य हैं। तो इस आधार पर हमारा ये आर्गुमेंट इनवैलिड होता है और उसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर द आर्गुमेंट इज इनवैलिड एज इन 6th, 7th एंड 8th रोज, premise is true but conclusion is false। पुनः आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैंने एक और सिंबल स्थापित, एक और यहाँ पे आपके सामने एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लेस किया है। P which Q implies P and Q। यहाँ हम देखते हैं वेरिएबल्स की संख्या 2 है, तो 2 पर पावर 2 देकर हम 4 पंक्तियों का निर्माण करेंगे, जो मैंने यहाँ इस तरीके से P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स का निर्माण किया है। अब हम P विच Q देखेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब P एंड Q हमें देखना है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हमारा प्रेमिस 1 होता है P which Q implies P and Q। तो P which Q implies P and Q, उस कंडीशन में हम अब इन दोनों का मान निकालेंगे। P which Q ट्रू है, P and Q ट्रू है, तो हमारा इम्प्लीकेशन भी ट्रू होगा। P which Q ट्रू है, P and Q फॉल्स है, तो हमारा इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा। P which Q ट्रू है, P and Q फॉल्स है, तो उस कंडीशन में हमारा इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है। P which Q फॉल्स है, P and Q फॉल्स है, तो इम्प्लीकेशन ट्रू होगा। अब हम P2 प्रेमिस 2 के ऊपर विचार करेंगे। हमारा जो प्रेमिस 2 है वो नॉट P which Q है, तो सबसे पहले हम P which Q कॉलम को देखेंगे। P which Q ट्रू है, तो नॉट P which Q फॉल्स होगा। P which Q ट्रू है, तो नॉट P which Q फॉल्स। P which Q ट्रू, तो नॉट P which Q फॉल्स। P which Q फॉल्स, तो नॉट P which Q ट्रू होता है। अब हमारा कंक्लूजन है नॉट P and Q, ये हमने यहाँ पे इसका मान रखा है। P and Q का जस्ट अपोजिट नॉट P and Q होगा, तो P and Q यदि ट्रू है तो नॉट P and Q फॉल्स। P and Q फॉल्स, तो नॉट P and Q ट्रू। P and Q फॉल्स, तो नॉट P and Q ट्रू। P and Q फॉल्स, तो नॉट P and Q ट्रू होगा। अब हमें देखना है कि हमारा ये आर्गुमेंट वैलिड है अथवा नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा कंक्लूजन सत्य है और ऐसा कोई आधार वाक्य हमें नहीं प्राप्त होता है जिसमें कि दोनों का ही मान असत्य, दोनों ही सत्य हैं और हमारा जो निष्कर्ष है वो असत्य है। इस तरह का कोई भी सब्स्टिट्यूशनल इंस्टेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए हमारा ये आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड होगा और हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड बिकॉज इन रो 4th बोथ प्रेमिसेस आर ट्रू एंड द कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू। There is not any substitutional instance where both the premises are true and the conclusion is false। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार हम अपने चर वेरिएबल्स का मान उस स्थिति में निकालते हैं जब हमें उनका मान ज्ञात ना हो, और उस आधार पर किस प्रकार हम अपने सत्यता सारणी का भी निर्माण करते हैं। धन्यवाद।